हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल की नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप सभी को एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये पार्ट 18 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग व्यू टैब की कंप्लीट जानकारी सीखने वाले हैं। अगर आप जो है एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं, यानी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 17 तक अगर आपने मेरी वीडियो एक्सेल की देखी है तो आप ये पार्ट 18 वीडियो ज़रूर देखिए। एक्सेल का व्यू टैब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सेल के व्यू टैब के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बस एक वीडियो काफ़ी है व्यू टैब के बारे में। एक ही वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट व्यू टैब की जानकारी सीख लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक का ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है व्यू टैब की कंप्लीट जानकारी सीखने वाले हैं। इससे भी पहले मैंने दोस्तों रिव्यू टैब, डेटा, फार्मूला, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, इन सभी के बारे में जो है वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड किया है। उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस प्लेलिस्ट को देख करके आप जो है एक्सेल को पूरा कंप्लीट सीख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं व्यू टैब में सबसे पहले वाले भाग के बारे में, जो कि है वर्कबुक व्यूज़। तो इस भाग के अंदर जितने भी बटन दिए गए हैं, इन बटन्स का इस्तेमाल हम जो है वर्कबुक को देखने के इस्तेमाल में करते हैं। जैसे कि अभी देखिए हम लोग जब डेटा तैयार किए हैं यहाँ पर, और ये तैयार होने के बाद भी ये नॉर्मल सेलेक्टेड है। यानी इतना आपको समझना है कि जब हम लोग एक्सेल में कोई भी काम करते हैं तो वो हमेशा नॉर्मल व्यू में ही रहता है। यहाँ से नॉर्मल आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल व्यू में कैसा दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसा सिंपल सा दिखाई देता है। उसी में जो अगला बटन है पेज लेआउट व्यू, तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने पेज का लेआउट देख सकते हो। अभी के टाइम में अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि सीट काफ़ी बड़ी है। इधर की साइड में भी, नीचे की साइड में भी और लेफ़्ट साइड में भी काफ़ी बड़ी सीट है। ठीक है, तो अब जो है आपको एक आइडिया नहीं मिल रहा होगा कि कितना दूर तक हम लोग डेटा बनाएं कि ये प्रिंट हो, क्योंकि जब हम लोग प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो उसमें A4 साइज़ का, A3, A5 इतने ही साइज़ के पेपर आते हैं। लेटर साइज़ का आता है, बस कुछ ही साइज़ होते हैं। लेकिन ये शीट तो काफ़ी बड़ी है, इस साइज़ का तो पेपर आएगा ही नहीं। तो ऐसे में हमको आइडिया नहीं लगता है कि कितने दूरी तक हम लोग जो है डेटा को बनाएं कि हमारा जब हम लोग इसको प्रिंटर से प्रिंट करें तो हमारा डेटा सही सही आए। ठीक है, तब उस समय हम क्या करेंगे, पेज लेआउट व्यू पर क्लिक करके अपना लेआउट पेज का देख सकते हैं कि कैसा हमारा डेटा है। और डेटा अगर बाहर जा रहा है तो उसको हम करेक्शन करके अंदर कर सकते हैं, या फिर अपने पेज के अकॉर्डिंग जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पेज लेआउट व्यू पर क्लिक करता हूं, तो देखिए पेज लेआउट व्यू पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो पेज लेआउट व्यू कुछ इस तरीके से हमको डेटा को दिखा रहा है। एक्सेल ये बता रहा है पेज लेआउट व्यू में कि आपने जो डेटा बनाया है वो इतना ही जो है कॉलम तक इसके अंदर प्रिंट होगा एक पेज के अंदर, और अगला जो डेटा है वो अगले पेज में जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि टोटल तक ही हमारा प्रिंट हो रहा है, यानी हमको और भी कॉलम को खिसकाने होंगे या फिर इसको जो है एडजस्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप पेज लेआउट व्यू देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी चीज़ें मिलती है मार्जिन की। तो देखिए ये जो लेफ़्ट साइड, ऊपर नीचे राइट साइड में जो दिख रहा है खाली स्पेस, वो मार्जिन है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है हेडर और फूटर लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहो तो इस पर डबल क्लिक करके जो है हेडर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं हेडर लगा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा गुलाब गुरु, मैंने हेडर टाइप कर दिया है। मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये हेडर इस पर भी लग चुका है, इस पर भी लग चुका है। ये हेडर सभी पेज पे एक साथ लग जाएगा। तो यहाँ से आपको हेडर एंड फुटर लगाने का भी ऑप्शन मिलता है, नीचे भी आप लगा सकते हो। और साथ में आपको मार्जिन का भी पता चल जाता है कितनी मार्जिन छूट रही है। तो मार्जिन ज़्यादा छूट रही है तो आप जो है, मैंने पेज लेआउट बता दिया है, यहाँ पर आकर के मार्जिन को इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। कम कर दोगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन तो ये चीज़ें इसके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। साथ में जो है पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर दोगे, जैसे लैंडस्केप कर दोगे तो ये डेटा एक ही पेज में आ जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने पहले से बता रखी है, उसको आप जो है देख लीजिए। फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे थे व्यू टैब के बारे में, तो यहाँ पर इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं और इसको व्यू पर आ जाते हैं। ठीक है,
तो पेज लेआउट व्यू समझ में आ गया आपको कि जब हम लोग डेटा को तैयार करते हैं प्रिंट के लिए उस समय जो है हम लोग ये देख सकते हैं कि ज़्यादा मार्जिन छूट रही है कि डेटा हमारा कट रहा है, इस तरीके से पेज लेआउट व्यू में दिखाई देगा। ठीक है, फिर से जो है पहले जैसा करने के लिए आपको नॉर्मल पर क्लिक करना होगा तो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का नोटिस देना है कि जब आप पेज लेआउट व्यू पर क्लिक करके दोबारा से नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे एक लाइन आ जाएगी। एक्सेल ने यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन दे दिया है, एक लाइन दे दी है, नीचे की साइड में भी इस तरीके से और ऊपर की साइड में भी, ये पूरे सीट में जो है लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिल गया कि ये जो लाइन है इसके अंदर अगर आप कोई भी डेटा तैयार करते हो तो वो प्रिंट में अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, ये लाइन जो है अब इसी तरीके से आपको जो है दिखती रहेगी। इसको जो थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ढेर सारी यहाँ पर लाइन है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये एक पेज है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आप डेटा को तैयार कर सकते हो। फिलहाल जो है इसको पहले जैसा करते हैं। तो यहाँ से आपको पेज लेआउट व्यू समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू के बारे में। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल करके जितना आपका डेटा है उतने से आपका जो है पेज यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। यानी देखिए अभी जो हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो इतना ही डेटा आएगा, लेकिन जब हम पेज ब्रेक प्रीव्यू देखेंगे तो पूरा डेटा ये लेगा। ठीक है, जहाँ से आपका डेटा रहेगा उतना से पेज को ब्रेक कर देगा। तो मैं यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ तो और यहाँ पर ओके कर देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये डेटा हमारा इतना ही एक पेज में बता रहा था, लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद जितना हमारा डेटा था उतने दूर से हमारे एक्सेल की शीट थी जो उसको पेज को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो बस यही नॉर्मल देखने में काम आता है और ये पेज भी दिखा रहा है कि ये पेज 1 पे प्रिंट होगा और ये पेज 2 पर ये डेटा प्रिंट होगा। यहाँ देखिए पेज 1, पेज 2। तो यहाँ से आपको जो है पेज ब्रेक प्रीव्यू भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसको नॉर्मल की, तो नॉर्मल में हम लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की जो कि है कस्टम व्यू। तो इस पर क्लिक करके आप जो है जगह जगह रेंज दे करके ऐड करके कस्टम व्यू कर सकते हो। कैसे, मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए जब मैं यहाँ पर इतना देखना चाहता हूँ, बस इनका नाम दिखाई दे और हिंदी दिखाई दे, जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो जब मैं उसको डायरेक्शन दूंगा तो सिर्फ यही हमको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैं कस्टम व्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये पहले से मैंने ऐड किया है तो इसको हम लोग दोबारा से इसको ऐड करते हैं। यहाँ पर आपको एक ऐड का बटन मिलेगा, ऐड पर क्लिक करिए, इसका नाम दे दीजिए, मैं इसको 00 दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए अब जो है ये ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी सीट पे चलते हैं और इसको जो है यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यहाँ पर जो है अलग कस्टम व्यू ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने किया 00 वाला हमारा पहले से ऐड है, दोबारा से हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, 11 टाइप कर देंगे। 00 दोबारा से हो रहा है तो हम लोग 11 टाइप कर देते हैं, 11। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। तो अब जो है ये कस्टम व्यू यहाँ पर भी ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आप जितना भी कस्टम व्यू ऐड करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैं इसको जो है ऐड कर देता हूँ अलग से कस्टम व्यू और यहाँ पर जो है ऐड, यहाँ पर 2 टाइप कर देते हैं और ओके। अब देखिए अभी मैं जो है यहाँ पर हूँ, अगर मुझे पिछला वाला डेटा देखना है ये वाला, ठीक है, तो मैं पहले वाले सीट पर ही रहकर पिछला वाला डेटा को देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर मैंने जो वो ऐड किया था वो 11 था, आपको बस ये याद रखना है और शो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो पर क्लिक करोगे तो देखिए जो हमने ऐड किया था कस्टम व्यू वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रहते हुए भी आप पहली सीट का डेटा जो है देख सकते हो। यहाँ पर कस्टम व्यू पे क्लिक करिए, 2 हम लोग जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला डेटा हम लोग देखेंगे। इसके बाद शो पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला डेटा हमको 2 वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप कस्टम व्यू को ऐड कर सकते हो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फुल स्क्रीन बटन के बारे में। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है एक्सेल को फुल स्क्रीन में देख सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल जो है फुल स्क्रीन में हो जाएगा। देखिए ऊपर जो हेड वो जो दिखाई दे रहा था ना, होम, इंसर्ट वगैरह, टैब वगैरह दिखाई दे रहा है, वो सब नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर ABCD हेडिंग दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ भी एडिट वगैरह मतलब कुछ भी डेटा तैयार करो फुल स्क्रीन में आपको पूरा साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस तरीके से फुल स्क्रीन कर लीजिए। अगर आप यहाँ से बैक जाना चाहते हो तो कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में ESC बटन होता है जिसको एस्केप की बटन बोलते हैं, उसको दबा दीजिए, पीछे आप आ जाओगे इस तरीके से कुछ। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो यहाँ से हमने जो है इन सभी बटन के बारे में जो है सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं शो और हाइड में जो बटन दिए गए हैं उन सभी के बारे में। तो इसमें जितने भी बटन दिए गए हैं उनको आप शो और हाइड कर सकते हो, यानी उनको दिखा और छुपा सकते हो। देखिए रूलर अभी डिसेबल है, ये तब इनेबल होगा जब आप इसको पेज लेआउट व्यू में देखोगे। अभी देखिए यहाँ पर रूलर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसको पेज लेआउट व्यू में आप देखोगे तो देखिए जिस भी यहाँ पर पेज को मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया है उसके ऊपर की साइड में देखिए ये रूलर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर ये रूलर आ जाएगा, यानी जो पेज एक्टिव होगा उसी पर रूलर दिखाई देगा।
अगर आपको रूलर को नहीं दिखाना है तो आप यहाँ से इसको हाइड कर दीजिए। अभी देखिए रूलर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, रूलर दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको रूलर समझ में आया। फिर से आते हैं नॉर्मल व्यू में। अब बात करते हैं फार्मूला बार की। तो देखिए ये जो दिखाई दे रहा है ना FX लिखा है, ये फार्मूला बार है। इस पर आप लेकर भी जाओगे तो भी माउस पॉइंटर जब आप वहाँ पर छोड़ोगे कुछ देर तक तो वहाँ पर लिख करके दिखा रहा है फार्मूला बार। अगर आप इसको दिखाना चाहते हो तो इसको ये टिक है रहने दीजिए। अगर इसको आप हटाना चाहते हो तो अनटिक कर दीजिए, वो हट जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको टिक करते हैं, वापस लाते हैं। अगला ऑप्शन है हेडिंग के बारे में। तो हेडिंग ये है, देखिए ABCD ये सब हेडिंग है। हेडिंग इसको मत समझ लीजिएगा। एक्सेल में जो है ये हेडिंग वाला जो ऑप्शन है ना, वो इसको इंडिकेट करता है, ABCD को 1 2 3 4 को। ठीक है, अगर आपको जो है 1 2 3 4 5 और ये वाला जो है हेडिंग नहीं चाहिए तो बस आप इसको जो है अनचेक कर दीजिए, वो देखिए गायब हो गया। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो वो चीज़ यहाँ से आप ला दीजिए। अगर आप में पहले से गायब है तो आप इस सेटिंग को करके ला सकते हैं। बात करते हैं ग्रिड लाइन के बारे में। तो अभी देखिए मैं थोड़ा सा नीचे की साइड में आता हूँ। ये देखिए जो हमारा ये सेल है ना, इसमें जो अभी आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर का ये लाइन दिख रही होगी, यही होती है ग्रिड लाइन। अगर आप जो है इसको हटाना चाहते हो तो इसको अनचेक कर दीजिए। अभी ये चेक है जिसकी वजह से ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो देखिए ग्रिड लाइन आ चुकी है। पेपर बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अभी भी ये सेल में ही बटा हुआ है। और ये मत कह देना कि यहाँ पर नहीं हटी है, यहाँ पर भी हट गई है, लेकिन ये बॉर्डर लगा हुआ है। अगर आप इनमें भी बॉर्डर लगा दोगे तो वहाँ पर भी बॉर्डर दिखाई देगा, लेकिन ग्रिड लाइन हट चुकी है। वापस लाना है तो इस पर क्लिक करिए, ग्रिड लाइन आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ से हमने जो है इन सभी के बटन के बारे में सीख लिया है। अब बात करते हैं अगले भाग में, जो कि है जूम। तो इस वाले भाग में जितने भी बटन दिए हैं उन सभी का इस्तेमाल करके आप जो है एक्सेल की शीट को जूम कर सकते हो, उसको जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, यानी थोड़ा इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हो। राइट साइड में भी आपको मिलेगा इस तरीके से बड़ा होगा और जूम इन जूम आउट होगा। वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ जूम के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे 200% जूम करना है, वो 100%, 25%, 50%, 25%, या फिर खुद से आप अगर कस्टम पे भी क्लिक करके खुद डाल दोगे कितना आपको जूम चाहिए तो वो कर सकते हो। जैसे मैं 75% कर लेता हूँ और इसको मैं ओके करता हूँ, तो देखिए ये 75% जूम है। अगर आप जो है इसको 100% करना चाहते हो तो 100% पे क्लिक कर दीजिए, 100% हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा जूम आपको चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करिए, 200% कर सकते हो, यहाँ पर ये 200% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा कितना था, 190 था, तो मैं यहाँ पर जो है 190 तो दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा कस्टम वाले पे और यहाँ पर जो है 190 टाइप कर दूँगा। 190 टाइप करने के बाद देखिए इस तरीके से ओके करने के बाद ये 190 जूम हो जाएगा। समझ में आया इन दोनों बटन के बारे में। अब बात करते हैं जूम टू सिलेक्शन। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम स्पेसिफिक एरिया को, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम करना चाहते हैं। जैसे मैं हिंदी इंग्लिश को या ये जो लिखा हुआ है इसको जूम करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद जो है इस पर क्लिक कर दूँगा जूम टू सिलेक्शन पे। तो देखिए हिंदी इंग्लिश वाला ही जूम हो करके हमको दिख रहा है। ठीक है, इतना बड़ा हो गया है। इसको जो है 100% करते हैं। फ़िलहाल फिर से आते हैं यहाँ पर, और ये जो मैंने आपको बताया था 190 मेरा था जूम, तो मैं यहाँ पर 190 जूम पर क्लिक कर दूँगा ओके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ से आपको जूम वाला सेक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले वाले भाग में, जो कि है विंडो, और इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे बटन मिलते हैं। इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये बहुत ही काम के बटन हैं। तो इसके अंदर जितने भी बटन दिए गए हैं वो विंडो से रिलेटेड हैं, यानी विंडो को, नई विंडो को इंसर्ट कराना, विंडो को अरेंज करना, विंडो को फ्रीज करना, स्प्लिट करना, हाइड करना, ये सारे। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करने हैं बारी बारी से हम इन सभी के बारे में सीखते हैं। तो देखिए अभी हमारी एक ही विंडो ओपन है। यहाँ पर देखिए ये सिर्फ मार्कशीट लिखा हुआ है, कोई और नहीं लिखा है, 1 2 3 इस तरीके से नहीं आ रहा। ठीक है, सेम विंडो को अगर आप इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो तो न्यू विंडो पर क्लिक करिए। तो देखिए एक उसी की जो है डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बन चुकी है, और यहाँ पर देखिए ये आ चुका है मार्कशीट 2 करके आ रहा है, यानी वो पहली थी जो पीछे थी और ये दूसरी है। ठीक है, इसको भी जो है हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं, इतना 160 या 190 कर लेते हैं। इतना जूम हमने कर लिया। इसके बाद फिर आपको एक विंडो की ज़रूरत पड़ी तो फिर न्यू विंडो पर क्लिक करिए। फिर देखिए ये तीसरी विंडो आ गई है, इसको भी मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम कर लूँ। फिर से जो है आपको एक और विंडो चाहिए, तो मतलब सेम जो हमने विंडो रखी है एक्सेल की, उसी की सेम कॉपी अगर आपको ढेर सारी बनानी है तो आप इस तरीके से बना सकते हो न्यू विंडो पर। ये मैंने 4 क्यों यहाँ पर बनाए हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। 4 मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि ये जो आगे वाले ऑप्शन हैं इन सभी के बारे में आपको अच्छे से समझा पाऊँ।
देखिए न्यू विंडो पे क्लिक करके आप ढेर सारी विंडो को तो इंसर्ट करा ही सकते हो, साथ में जो है आप इन्हें अरेंज भी कर सकते हो ये वाले बटन का इस्तेमाल करके। अभी आपको एक ही विंडो दिखाई दे रही होगी, ठीक है। लेकिन नीचे आइए टास्क बार पे और मैं एक्सेल पे एक्सेल जो हमने फाइल खोली है इस पर मैं जैसे ही माउस को लेके जाता हूँ तो देखिए मार्कशीट 1 2 3 4 इस तरीके से करके आ रहा है, ठीक है। यानी 4 विंडो हमारी खुली हुई है, लेकिन हमको अभी सामने एक ही दिखाई दे रहा है। अगर आप चारों को स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो तब जा करके अरेंज ऑल बटन पे क्लिक करिए यहाँ पर, और इस तरीके से ऑप्शन आएगा किसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर अरेंज करना चाहते हो, टाइल्स में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में और एक कैस्केड में, ठीक है। तो मैं टाइल्स में ही कर लेता हूँ। टाइल्स में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं जो है ओके करता हूँ। तो देखिए हमारी विंडो टाइल्स में आ चुकी है, ये अलग पहली वाली है और ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये इस तरीके से हमारी चारों विंडो जो है एडजस्ट हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अरेंज ऑल पे क्लिक करके सभी को अरेंज कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरी विंडो भी यहाँ से न्यू विंडो पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो भी आ जाएगी, फिर दोबारा से आप यहाँ पर अरेंज ऑल पे क्लिक करके ओके करोगे तो इस तरीके से भी, मतलब जितना भी नई नई विंडो रहेगी वो सब अरेंज हो जाएगी। देखिए अभी एक ये है, 2 3 4 5 हो गया ना, और यहाँ पर नीचे की साइड में मैं लेके दिखाऊँ आपको तो 5 यहाँ पर भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है विंडो को अरेंज कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शन है ना, ये बस इसका स्टाइल है। जैसे हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल क्लिक कर लीजिए, कुछ इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 5, और इस पर क्लिक करके जो है वर्टिकल कर लीजिए तो कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए वर्टिकल में बटा हुआ है, ठीक है, बस उसका स्टाइल है। अगर आप जो है इन विंडो को पहले जैसा करना चाहते हो तो बस यहाँ पर आइए, इसकी जो मिनिमाइज़ का बटन है सभी को एक साथ पहले तो मिनिमाइज़ कर दीजिए यहाँ पर क्लिक कर करके, ठीक है। ये जो लास्ट बची है यहाँ पर आकर के इसको मैक्सिमाइज़ कर दीजिए, ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और आप चाहो तो उन सभी विंडो को डिलीट भी कर सकते हो, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जो है आगे जब ऑप्शन सीखेंगे थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीज पेन्स के बारे में। तो इसका इस्तेमाल करके आप जो है किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को जो है फ्रीज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, फ्रीज पेन्स पे क्लिक कर दोगे तो जितना आपने हेडिंग बनाया है ये ऊपर की साइड में वो सब फ्रीज रहेगा। जैसे मैं अभी बिना फ्रीज किए आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अभी मैं अगर इसको स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए पूरा डेटा जो है हमारा ऊपर की साइड में स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो डिवीज़न, ये जो हमारी हेडिंग लिखी है इसके ऊपर तक का डेटा यहीं पर फ्रीज रहे, बल्कि नीचे वाला डेटा जो है स्क्रॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पर फ्रीज पेन्स पे क्लिक करके ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा। अभी ये जो है फ्रीज हो चुका है। अभी मैं जो है देखिए यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए हमारा पेज तो नीचे की साइड में आ रहा है। देखिए ये जो है रो कितनी ज़्यादा यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, लेकिन ये जो हमारा जो ऊपर वाला हमने फ्रीज़ किया था वो हेडिंग हमारी सेम रह चुकी है। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमारा डेटा काफ़ी बड़ा होता है, जब हमको नीचे स्क्रॉल करके आना होता है। वैसे में हमको हेडिंग ऊपर रखनी होती है कि किस कॉलम में क्या चीज़ लिखा हुआ है, तो हम पूरा नीचे आकर के सभी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन हमारी हेडिंग बिल्कुल टच से मस नहीं होगी, यानी हिलेगी नहीं, ठीक है। अगर आपको जो है बाद में इसे अनफ्रीज करना है पहले जैसा, तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर जो है फ्रीज पेन्स पे क्लिक करके अब देखिए यहाँ पर जो है जो फ्रीज पेन्स आ रहा था वो अनफ्रीज पेन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए, वो अनफ्रीज हो जाएगा। अब देखिए पूरा स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में अगला ऑप्शन है फ्रीज टॉप रो। अगर आप सिर्फ टॉप रो, जो ऊपर वाली रो है ये वाली, ठीक है, इस रो को जो है फ्रीज करना चाहते हो तब ये बटन काम करता है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ये फ्रीज हो चुका है। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए ऊपर वाली रो बिल्कुल फ्रीज है पहले नंबर की, बाकी सभी जो है स्क्रॉल हो रही हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इसको अनफ्रीज करना है तो या फिर जो है इसी को जो है अनफ्रीज पर क्लिक कर दीजिए, वो अनफ्रीज हो जाएगा। इसी में जो है अगला बटन है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अगर आप जो है जो भी डेटा तैयार किए हो उसका फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हो तब ये बटन काम करता है। अगर आपको इसको फ्रीज करना है तो बस इस पर क्लिक कर दीजिए, अब ये फ्रीज हो चुका है। अगर आप जो है इसको स्क्रॉल करके आगे की साइड में लेके जाओगे तो ये पहला कॉलम जो है यहाँ पर जो है फ्रीज रहेगा, बाकी सब के सब स्क्रॉल होंगे, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे स्क्रॉल हो गए हैं, लेकिन पहला कॉलम जो है वहीं पर फ्रीज है। तो यहाँ से आपको फ्रीज वाला समझ में आ गया होगा। इसका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब डेटा काफ़ी बड़ा होता है और हमको कुछ हेडिंग्स, कुछ जो है चीज़ों को फ्रीज करना होता है देखने समझने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले ऑप्शन के बारे में, जो कि है स्प्लिट। इस बटन का इस्तेमाल करके आपने जो एक्सेल में डेटा तैयार किया है उसको 4 टुकड़ों में स्प्लिट कर सकते हो, यानी कट कर सकते हो, बांट सकते हो, ठीक है। जहाँ से आपको स्प्लिट करना है वहाँ पर बस क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो है स्प्लिट बटन पर क्लिक करिए तो देखिए वहीं से हमारा डेटा जो है 4 टुकड़ों में बढ़ चुका है। ये अलग टुकड़ा है देखिए, ठीक है, और ये अलग टुकड़ा है और ये अलग टुकड़ा है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं देखिए ये इस तरीके से इसको स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए ये अलग है
और इसको भी मैं जो है ये देखिए ये अलग है, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ ही मूव कर रहे हैं, यानी ये एक साथ मूव कर रहा है और ये एक साथ, और ऊपर वाला जो है एक साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हो। वैसे ये ज़्यादातर काम में नहीं आता है, वैसे अगर आपको ज़रूरत है तो आप जो है इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। नीचे जो है हाइड और अनहाइड का बटन है, अगर आप जो है इनको हाइड करना चाहते हो तो हाइड पे क्लिक करिए, वो देखिए हाइड हो जाएगा, और अनहाइड पे क्लिक करोगे और यहाँ पर ये दिखाई देगा तो इसको ओके कर दीजिएगा, वो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा काम है, वैसे ये ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ में नहीं आते हैं, तो इसको फिर से जो है इसी पे क्लिक करके बिल्कुल डेटा हम लोग पहले जैसा सही कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले ऑप्शन के बारे में। तो ये है व्यू साइड बाई साइड, यानी जो हमने विंडो 5 तैयार की है, नीचे की साइड में आप देखिए यहाँ पर 5 विंडो जो आपको दिखाई दे रही है, ये इन सभी को जो है साइड बाई साइड देखने के इस्तेमाल में ये आता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये तो चौथे नंबर की विंडो खुली हुई है, देखिए ये मार्कशीट 4 आ रहा है, और जितनी नहीं खुली है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जिसको भी आप साइड बाय साइड देखना चाहते हो उस पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए साइड बाय साइड दिख रहा है, एक ऊपर है और एक नीचे है, देखिए आप, ठीक है। लेकिन जब मैं ऊपर वाले को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देखते हो नीचे वाला भी स्क्रॉल हो रहा है। वहीं अगर मैं नीचे आकर के क्लिक करके नीचे वाले को स्क्रॉल करूँ तो नीचे वाला तो स्क्रॉल हो रहा है, उसके साथ ऊपर वाला भी स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ ऊपर वाले को अगर स्क्रॉल करो आप तो ऊपर वाला स्क्रॉल हो, नीचे वाले को करो तो नीचे वाला हो, यानी अलग अलग हो, तो इस कंडीशन में देखिए ये जो बटन है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, इसको जो है आपको अनचेक करना होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक हो जाता है, तो बस इसको अनचेक कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब जो है अगर आप ऊपर वाले को स्क्रॉल करोगे तो सिर्फ ऊपर वाला स्क्रॉल होगा, अगर वहीं नीचे वाले विंडो को एक्टिव करोगे तो नीचे वाली विंडो एक्टिव होगी। समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं रीसेट विंडो पोजीशन के बारे में। अगर आप जो है इस विंडो को खींच करके यहाँ लेकर आते हो और इस विंडो को खींच करके यहाँ लेकर के आ जाते हो, इस तरीके से ऊपर नीचे कर देते हो, तो आप जो है रीसेट विंडो पे क्लिक करोगे तो पहले जैसी थी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। मैं रीसेट विंडो पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये रीसेट विंडो की जो भी पोजीशन थी उस तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। तो यहाँ से ये तीनों बटन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेव वर्क स्पेस के बारे में। तो इस बटन का इस्तेमाल तब हम लोग करते हैं जब एक से ज़्यादा विंडो को ओपन करते हैं, तो एक ही साथ जो है आप सभी विंडो को सेव कर सकते हो, और जब आप उसे ओपन करोगे तो एक ही साथ सारी विंडो भी ओपन होगी। जैसे कि देखिए टोटल मेरे पास 5 विंडो मैंने ओपन की है एक्सेल की, और मैं सभी को एक ही साथ सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सेव वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये सेव करने के लिए वो बोल रहा है, हम जो है इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे हम लोग इसको अलग नाम से सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पर नाम डाल लेता हूँ गुलाब, और यहाँ पर जो है व्यू डाल लेते हैं, व्यू टैब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाला और यहाँ पर सेव, हम जो है इसको यस कर देते हैं। अब जो है हम लोग इसको पूरी तरीके से कट कर देते हैं, पूरी विंडो को, जितनी थी हमारी विंडो, जितनी विंडो थी सभी को मैंने कट कर दिया है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे गुलाब व्यू के नाम से जो है हमने यहाँ पर जो सेव किया था उसमें कुछ अलग तरीके से लोगो आ रहा है, और मैं सिर्फ इसी को ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके। तो देखिए सारी की सारी विंडो जितनी इसके अंदर हमने सेव की थी पांचों की पांचों यहाँ पर ओपन होकर के आ चुकी हैं। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सेव वर्क स्पेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इन सभी विंडो को करते हैं छोटा, सिर्फ एक विंडो को हम लोग बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं स्विच विंडो बटन के बारे में। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आपने अगर ढेर सारी विंडो को ओपन किया है तो अलग अलग विंडो में स्विच कर सकते हो, यानी अलग अलग विंडो को ओपन कर सकते हो। अभी देखिए हम लोग मार्कशीट 4 वाली विंडो में हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सभी यहाँ पर दिखाई देंगी। हम जो है मार्कशीट 1 पर चलते हैं, देखिए मार्कशीट 1 वाली आ गई है, फिर से इस पर जाएंगे मार्कशीट 5 पे, फिर से इस पे 2 पे, इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्रोज के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है कि हमें एक जैसे शब्दों की बार बार हर जगह ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय हम यहाँ पर मैक्रोज को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और वो हम लोग जब मैक्रोज को अप्लाई करेंगे तो वो जगह जगह अप्लाई भी हो जाता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ये हेडिंग मुझे बार बार अगर लिखने की कभी ज़रूरत पड़ती है, ये वाली, ठीक है, सीरियल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, शीट 3 पर जा करके इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हेडिंग बना दूंगा। उससे पहले मैं मैक्रोज पे क्लिक करके मैक्रोज को रिकॉर्ड भी करना होगा आपको, और मैक्रोज को रिकॉर्ड करते वक्त आपको ये जो आपका जो ये माउस है ना, इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा व्यू मैक्रोज का। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने भी आपने पहले मैक्रो को रिकॉर्ड किया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। फिलहाल हमने एक भी मैक्रो रिकॉर्ड नहीं किया है तो वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसी में दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड मैक्रो पर। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे मैक्रो का नाम पूछेगा,
तो आप मैक्रो का नाम जो भी रखना चाहो रख सकते हो, शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हो या फिर विदाउट शॉर्टकट भी इसको रन करा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ओके करते हैं। अब ये मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। जो भी हम यहाँ पर काम करेंगे वो मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखता हूँ आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल डॉट नंबर, इसके बाद अगले में जाएंगे टैब बटन का इस्तेमाल करके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। अगले में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, हिंदी लिख देते हैं, सब्जेक्ट का लिखेंगे हिंदी। इसके बाद जो है इंग्लिश, इसके बाद जो है यहाँ पर मैथ लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं साइंस, इसके बाद जाते हैं SST। तो इतना हमने मैक्रो में रिकॉर्ड कर लिया है। मान लीजिए इतने की हमको बार बार ज़रूरत पड़ती है और हमने मैक्रो में इतना रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के जो है स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देंगे। तो ये मैक्रो में रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नई शीट लेंगे, बिल्कुल नई शीट यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी हमने मैक्रो को रिकॉर्ड किया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा, हम उसको सेलेक्ट करेंगे जिसको भी रन कराना है। और यहाँ पर आप रन पे क्लिक कर दोगे तो देखिए जो भी हमने चीज़ें लिखी थी उसको लिखने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, हमारा जो लिखाया था वो सब कुछ इस तरीके से आ गया है। तो ऐसे आप हेडिंग नहीं बहुत सारी चीज़ों को मैक्रो में रिकॉर्ड करके रख सकते हो। ये आपके दिमाग के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किन चीज़ों में मैक्रो का इस्तेमाल करते हो। मैक्रो को अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पर आइए, वी मैक्रो पे क्लिक करिए। अभी देखिए जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया है उसको आप जो है रन करा सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर मैक्रोज भी सीख लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है व्यू टैब की कंप्लीट जानकारी सीख चुके हैं। अगर आपको जो है व्यू टैब के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और चैनल पे अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।